जो भी हम चेक करते हैं सभी का अपना अपना टेंसाइल, यील्ड एंड एलोंगेशन सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो अगर मैं टेंसाइल की बात करूं तो 46 है, तो 46 यहाँ पे 35, 38, 42, 46, 50 ऐसा करके सब अलग अलग दिया है। सबका अपना अपना टेंसाइल भी है, यील्ड भी है, एलोंगेशन भी है। मैं टेंसाइल के समझाने में टाइम पे मैं डीटी टेस्ट जब करवाया था आप लोगों को, आई थिंक आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले की बात है, उस टाइम पे मैं समझाया था कि टेंसाइल टेस्ट कैसे होता है, उसमें यील्ड भी कैसे चेक किया जाता है, उसमें एलोंगेशन भी कैसे चेक किया जाता है, वो मैं उस टाइम पे समझाया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 46 का मतलब आपको समझ में आ गया, वो टेंसाइल, यील्ड एंड एलोंगेशन का सब सिंबल प्रेजेंट करता है। लास्ट में 3 नंबर है, तो ये जो 3 नंबर है यहाँ पे इम्पैक्ट टफनेस अगर 3 है तो -30, 2 है तो -20, 5 है तो -50, 6 है तो -60, ऐसा करके होता है, ठीक है। यहाँ पे इम्पैक्ट एनर्जी 4 पीवी टेम्परेचर सेल्सियस फॉर 47 जूल इंटू मिनट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए आप, एनर्जी जो है वो जूल में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कितना है वो यहाँ पे दिखाया है कि कितने टेम्परेचर में हमको इम्पैक्ट करना है। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि माइनस टेम्परेचर पे हमारा मटेरियल का उसका जो वैल्यू है वो उसका सॉरी बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, उसी की वजह से मे बी मटेरियल में कुछ कांड होने का चांसेस है। इम्पैक्ट टफनेस हमारा टाइटेनिक टूटा उसके बाद में से ही उसका इनोवेशन हुआ, बाद में ये सब चीज आने लगा, पहले ऐसा कुछ गंडवाई नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग निकल की बात करें तो यहाँ पे 1 निकल लिखा है, देख रहे हैं 1 Ni देखो, ई का मतलब इलेक्ट्रोड, कवर इलेक्ट्रोड, 46 का मतलब टेंसाइल, यील्ड एंड एलोंगेशन का मीनिंग है, 3 नंबर है वो इम्पैक्ट टफनेस का सब इंफॉर्मेशन दिया है। 1 निकल, तो 1 निकल जो है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसका केमिकल कंपोजिशन 1 है तो 1.4 मैंगनीज एंड मोली कुछ भी नहीं, लेकिन निकल जो है वो 0.6 to 1.2 तक रहेगा। तो यहाँ पे ये सब चीज दिया है, ठीक है। उसके बाद बी जो है, तो बी मतलब हमारा बेसिक, ए मतलब एसिडिक, सी मतलब सेल्यूलोज, आर मतलब रूटाइल, आर मतलब रूटाइल थिक कोटेड, और आर सी रूटाइल सेल्यूलोज, और आर ए रूटाइल एसिड, और आर बी मतलब रूटाइल बेसिक, ऐसा करके सिंबलिकरण किया होगा तो उसका मतलब ये हो गया। 5 का मतलब यहाँ पे हमारा डीसी पॉजिटिव, डीसी नेगेटिव, या फिर एसी, या एसी प्लस डीसी, डीसी प्लस एसी, जो भी है इसका पोलरिटी का ऊपर डिपेंड है, ठीक है। 4 नंबर जो है हमारा पोजीशन कौन सा है, अगर 1 नंबर वहां पे रहता तो ऑल पोजीशन मार सकते थे, 2 नंबर रहता तो ऑल पोजीशन, खाली वर्टिकल डाउन पोजीशन आप नहीं मार सकते, बाकी सब पोजीशन मार सकते हैं। 3 नंबर जो है उसका फ्लैट बट वेल्ड, फ्लैट फिलेट वेल्ड एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिलेट वेल्ड हम मार सकते हैं, बाकी का कुछ जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। H5 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पर 100 ग्राम में अगर H5 है तो 5 ml हाइड्रोजन, एकदम वेरी गुड इलेक्ट्रोड। 100 ग्राम में 10 ग्राम हाइड्रोजन, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोड। 100 ग्राम में 100 ग्राम में 15 ml हाइड्रोजन, थोड़ा कचरा इलेक्ट्रोड। तो हम लोगों को जनरल रूल्स ये है कि हमें 8 ml से ज्यादा नहीं जाए, 100 ग्राम में 8 ml। तो ये 100 ग्राम 8 ml ये सब चीज है क्या, ये सब चीज ये है मेरे भाई, जब आप वेल्डिंग मारते हैं तब वहां पे आपका मेटल का फ्लक्स जो है उसका जो वेट है वो ग्राम में होता है, ठीक है, ग्राम में। और उसमें कितना ml हाइड्रोजन बैठा रहता है उसी की बात कर रहे हैं। अगर हमारा फ्लक्स का वेट समझो 100 ग्राम है, बहुत सारा फ्लक्स का इलेक्ट्रोड जो है उसमें बहुत सारा फ्लक्स हम निकाल के उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उसका वेट करेंगे तो 100 ग्राम में कितना फिर उसमें हाइड्रोजन ढूंढने बैठेंगे, तो वैसा एक सिस्टम, ठीक है। वैसा ऐसा करना नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि 100 ग्राम में कितना ml हाइड्रोजन बैठा हुआ है वो। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि मेरा 100 ग्राम में 15 ml हाइड्रोजन है, तो फिर हम वेल्डिंग मारेंगे तो कांड ये होगा कि आपके वेल्ड मेटल में देखो हाइड्रोजन आपके फ्लक्स में बैठा है, फिर आप वेल्डिंग मारेंगे तो फ्लक्स भी वेल्ड मेटल के अंदर जाएगा, वो भी डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होने के बाद हाइड्रोजन भी अंदर डिफ्यूज होगा, डिपोजिशन होगा, सब चीज अंदर डिपोजिशन होने के बाद स्लेग तो उसका प्रॉब्लम है, स्लेग तो उसका डेंसिटी कम है, तो धीरे धीरे ऊपर तैर के आ जाएगा, मतलब स्विमिंग करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन
कांड क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो वेल्ड मेटल के अंदर ही रहेगा, वो स्विमिंग करके जानबूझ के ऊपर नहीं आएगा, उसको वहां पे अच्छा फीलिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, किसी के साथ अच्छे से शांति से वार्तालाप करके या जो भी है उसको जबरदस्ती किसी से फाइट करके कोई उसको इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो वहां पे ही बैठ जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर उसकी डेंसिटी की वजह से भी ऊपर नहीं निकलेगा। फिर वो कब निकलेगा, जैसे ही 300 डिग्री नीचे टेम्परेचर हमारा वेल्ड मेटल का आता है, पहले तो हम वेल्डिंग मारते हैं एसएमएडब्ल्यू से तो उसका 7000 टेम्परेचर तक चला जाता है, लेकिन 7000 का फिर 1000 आएगा, 1000 का 500, 500 का 300, ऐसा करके नीचे तो टेम्परेचर आएगा ना, लास्ट में एटमॉस्फेयर तक आएगा वैसा टेम्परेचर। तो 300 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही नीचे टेम्परेचर आएगा तो हाइड्रोजन फिर कांड करना स्टार्ट कर देगा, हाइड्रोजन का जो नीचे किसी ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है वो फिर वहां से अलग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपने हिसाब से बढ़ जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, फिर उसको किसी के पास से इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन कोई नहीं देगा, इसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन है उसके पास लेने के लिए जाएगा तो वो मेटल को फाड़ देगा, मेटल को चीर देगा, उसी की वजह से हाइड्रोजन क्रैक वहां पे जनरेट हो जाएगा। इसी के लिए हम बोलते हैं कि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर हमको पोस्ट हीटिंग करना चाहिए 350 डिग्री सेल्सियस 2 आवर्स तक या 350 डिग्री सेल्सियस 4 आवर्स तक, ऐसा हम लोग जनरली पोस्ट हीटिंग करते हैं। उसका काम क्या है, वही काम है कि हाइड्रोजन को बाहर जल्दी से फेंक दो, बाहर निकाल देगा वो, और टेम्परेचर जैसे ही 350, वहां पे क्यों भाई 250 नहीं रखा भाई टेम्परेचर, क्यों भाई उसने 350 ही रखा, तो 300 डिग्री के नीचे का ही उसका टेंडेंसी है, ठीक है, जैसे ही 305 या 310 जाएंगे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तब हाइड्रोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो ये सब चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके, उसमें दो मेथड है उसका नंबरिंग सिस्टम करने के लिए, उसका दो मेथड है, एक मेथड ये है तो यील्ड एंड एवरेज इंपैक्ट टफनेस 47 डिग्री पे होता है, और हमारा मेथड जो बी है वो हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एवरेज इंपैक्ट टफनेस फॉर 27 डिग्री। तो बी जो मेथड हो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट टेस्ट के लिए है, लेकिन हमारा ए मेथड हो यील्ड स्ट्रेंथ एंड एवरेज इंपैक्ट टेस्ट, मतलब एक यील्ड के लिए है ऐसा बोला जाए तो, लेकिन और दूसरा जो नामकरण करना है उसका वो दूसरा है हमारा टेंसाइल के हिसाब से। ये सब चीज आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए मैं आएगा वहां पे बोलेगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है मेथड ए में क्या फर्क है, मेथड बी में क्या फर्क है, यहाँ पे फर्क दिया गया है, ठीक है। ओके, अभी किसी ने हाथ ऊपर किया था, यस धवल सर, हेलो धवल सर, यस सर, कुछ क्वेश्चन है सर? हाँ सर बोलिए। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं बोलती रहेगी वैसा सर। ओके ओके, चलो अभी अभी हम आगे थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पे ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है 2 4 वाला, ठीक है। ये जो है आपको क्वेश्चन आएगा तो आप रट्टा मार लीजिए, कैसे रट्टा मारना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा ही, 100% लिखना है तो लिख लो, रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो। ओके, सिंबल 24 है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रूटाइल एंड Fe पाउडर इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंटेड E6024 E6014 E6034 ऐसा करके, तो आपको 24 वाले के ऊपर उंगली दबाना है, तो 24 वाले को आपको घुटना है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए। ओके, अभी 24 लास्ट का 4 नंबर है वो हैवी रूटाइल का है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, वो जो पोजीशन है वो पीए एंड पीबी पोजीशन ही मार पाएगा, पीए मतलब फ्लैट पोजीशन, पीबी मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, पीए मतलब फ्लैट, हमारा ये जमीन के ऊपर जो फ्लैट पोजीशन मारते हैं वो, और पीबी मतलब हमारा फिलेट पोजीशन, हमारा हॉरिजॉन्टल का फिलेट, ठीक है, ऐसा करके। तो ये सब चीज आपको ये यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट किया वो याद रखना है, उसको एसी में भी यूज कर सकते हैं, डीसी पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, डीसी नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, उसको हैवी रूटाइल भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ओके, हाइड्रोजन स्केल, ठीक है, हाइड्रोजन स्केल के बारे में थोड़ा बहुत बोल देते हैं कि डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन इज इंडिकेट in the same way of both method, where the after the baking amount of the hydrogen is given ml in 100 gram, weld metal is 5 ml
H5 इसका मतलब 5 ml/100 ग्राम। कभी कभी आपको लोग यहाँ पे फंसाएंगे कि जब आप हाइड्रोजन डिफ्यूजेबल जो है वो कब गिनेंगे, तो बेकिंग के बाद। ठीक है, आपको बेकिंग के बाद गिनना है। आप फिर बेकिंग के गीला वाला इलेक्ट्रोड, ये कभी कभी लोग जानबूझ के क्या करते हैं, अपना नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोड को पहले लेंगे, थोड़ा पानी में डुबो देंगे, फिर बोलेंगे अभी देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है। आप तो बोल रहे थे यार बेसिक इलेक्ट्रोड में 100 ग्राम में आपका 8 ml से कम हाइड्रोजन होता है, लेकिन अभी तो गीला हो गया, अभी तो बहुत सारा हाइड्रोजन है। तब भी लेकिन बेसिक, नाम तो इसका बेसिक ही है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बेकिंग करने के बाद आपके जो फ्लक्स में हेलो कितना सर। हाइड्रोजन बैठा है वो आपको देखना चाहिए। यस सर, यस आकाश सर। सर अभी 5 ml/100 ग्राम वेल्ड मेटल लिखा है ना यहाँ पे। यस, वेल्ड हेलो मेटल, यस। तो सर, यहाँ पे मतलब वेल्ड मेटल का तो मतलब ये हुआ फ्लक्स का कि मेटल रहेगा या? नहीं 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 नहीं, हाँ वेल्ड मेटल मैं आपको समझाता हूँ, ये फंडा समझाता हूँ। देखो, आपका हाँ जो फ्लक्स है, ठीक है, आपका फ्लक्स है, उसमें क्या होगा कि 15 ml हाइड्रोजन बैठा है, समझो 15 ml हाइड्रोजन बैठा है। ठीक है, आपके फ्लक्स में 15 ml हाइड्रोजन बैठा है, 15 ml। फिर वो क्या होगा, आप जब वेल्डिंग मारना स्टार्ट करेंगे तो वो 15 का 15 हाइड्रोजन जो है वो वेल्ड मेटल में नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत उड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है 15 का 15 भी जा सकता है, 15 से भी ज्यादा भी जा सकता है, या 15 से कम भी जा सकता है। समझो 15 ml था, लेकिन आपके जो वेल्ड मेटल है उसमें डिफ्यूज हुआ कितना, 10 ml हुआ। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोड में यहां पे ये क्लियर बात है कि 10 ml/100 ग्राम वेल्ड मेटल के अंदर घुसा। ओके, अभी ये आप कैसे चेक करेंगे भाई, आपको कैसे ये मेथड है, तो ये ऑलरेडी मैं सेक्शन 2C में समझाया था, टाइप्स ऑफ मेथड, क्या कैसे आपको डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन चेक करना है, कितना पड़ा है। तो वो आपको कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी ये लॉट वाइज आप इलेक्ट्रोड लीजिए, लॉट वाइज आप इलेक्ट्रोड लेने के बाद फिर उसका टेस्टिंग आता है, वो टेस्टिंग करिए, फिर उसको लैब में भेजिए और चेकिंग करवाइए। ऐसा भी एक सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 2C खुला है तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन फंडा सिंपल है, आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 5.1 ही खुला है यार। ये सर बोलते वक्त, अगर अगर हम किसी को बोल रहे हैं, किसी को आंसर कर रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त हमको सर आपकी आवाज कट रही है सर, सर आपकी आवाज कट रही है। बोलना या फिर? हेलो, हेलो सर। हाँ सर सर बोलिए सर। आवाज आ रही है? यस, थोड़ा जोर से हेलो बोलिए सर। यस सर, सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर अभी, हाँ सर, सर अभी जैसा वहाँ पे वेल्ड मेटल लिखा है ना, तो वेल्ड मेटल ही बोलना है या फिर फ्लक्स मटेरियल बोलना है? नहीं नहीं, वेल्ड मेटल मतलब यहाँ लिखना पे है, अपना वेल्ड ये मेटल ही आपको बोला। वेल्ड मेटल में कितना डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन होता है उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। मैं आपको थोड़ा लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। केमिकल एनालिसिस, वेल्ड पैड, ग्रूव वेल्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिलेट वेल्ड, रेडियोग्राफी टेस्ट। मैं आई थिंक 3-4 दिन पहले ही मैं किसी को समझाया था। डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन मतलब वेल्ड मेटल में कितना घुसता है वही, वेल्ड मेटल के अंदर कितना जाता है वही। ठीक है, यहाँ मॉइस्चर टेस्ट की बात किया है, आई थिंक मैं यहाँ पे ही करवाया था। हाइड्रोजन डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन टेस्ट देख रहे हैं 18 नंबर का। तो वो टेस्ट कैसे करना हाँ है, सर। कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे इतना हाइड्रोजन घुस गया है, जाला जानबूझ के कचरा आदमी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सेक्शन 2C में आप ऐसे पे 5.1 करेंगे, मैंने यूट्यूब में डाला है, उससे आपको पता चलेगा कि किस इसमें कितना हाइड्रोजन वेल्ड मेटल के अंदर घुसा हुआ है। वो कैसे, यहाँ पे देखो लिखा है, वेल्ड मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क वेल्डिंग एंड बेस्ड अपॉन द एवरेज वैल्यू ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट, टेबल नंबर 11 यहाँ पे दिया है, वो उसके हिसाब से फिर हम उसका टेस्टिंग मेथड आता है, तो वो टेस्टिंग यहाँ पे पूरा दिखाया है, यहाँ पे पूरा लिखा है ये टेस्टिंग कैसे करना है, कि आपको क्या करना है, कितने टाइम तक आप कर सकते हैं, कितना ग्रेन टेक्सचर, ग्रेन बाउंड्री जो है वो कितना ले सकते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी कितना था, वो सब चीज़ आपको गिनना है। ये सब चीज़ यहाँ पे मैं ऑलरेडी समझाया है, तो इसमें मैं टाइम ना वेस्ट करके इतना बोल देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है, आपको यूट्यूब में जाके मैंने करवाया है SFA 5.1, तो SFA 5.1 करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा।
ठीक है। मैं तो ये भी समझाया है कि आपको मॉइस्चर टेस्ट कैसे करना है इसके बारे में, और ये आपको मॉइस्चर टेस्ट के लिए आपको कितना पानी के अंदर घुसेड़ना चाहिए, 1 इंच तक आपको पूरा आपका पैकेट है वैक्यूम पैक, वो कैसे पता चलेगा आपकी ये वैक्यूम पैक है कि नहीं है। तो पानी के अंदर 3 से 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड या 30 सेकंड ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है, उसके हिसाब से आप घुसेड़ेंगे और उसके बाद लेके फिर वो पैकेट तोड़ना है, इलेक्ट्रोड आपको चेक करना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं वो करवाया है, आप जाएंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन in indicate the same way in both method, where after the baking amount of hydrogen is given in ml per 100 gram in welded metal। ठीक है, welded metal, this is a 5 ml। देखो अभी मैं आपको ये बोलूं कि सेल्यूलोज होता है उसमें हाइड्रोजन 50% से भी ज्यादा होता है, 100 ग्राम में 50% से भी ज्यादा होता है। रूटाइल जो है उसमें 100 ग्राम में ऊपर का जो फ्लक्स है उसमें उससे भी ज्यादा होता है। देखो दोनों का क्वालिटी सेम है, दोनों 7018 86018 दोनों का आप केमिकल कंपोजिशन देखने जाएंगे तो मोस्टली सेम है, लेकिन कांड ये होता है आपका ऊपर में फ्लक्स कैसा चढ़ा है। अगर लो हाइड्रोजन वाला चढ़ा है तो लो हाइड्रोजन है, अगर आपका हाई हाइड्रोजन वाला पड़ चढ़ा है मतलब सेल्यूलोज वाला तो वो सेल्यूलोज वाला, तो और थोड़ा एवरेज हाइड्रोजन है तो वो रूटाइल वाला। तो इसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ओके, अभी मैं आपको ये बात करूं कि हमारा अभी तक ठीक है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से था, लेकिन हम लोग कैसे हम लोग कैसे वो हो रहे, हम लोग किसके साथ फेमिलियर है। तो हम तो एएसएमई सेक्शन 2C के हिसाब से फेमिलियर है, एडब्ल्यूएस के हिसाब से फेमिलियर है। तो एडब्ल्यूएस में E8018G का मतलब क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे एक हाईलाइट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 मिनट कहाँ गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपको रट्टा मार लेना है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट भी कर लीजिए अभी करना है तो। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि E8018G, तो ई का मतलब ये होता है आपका इलेक्ट्रोड, जो हमारा एसएमएडब्ल्यू में यूज होता है वो इलेक्ट्रोड। 80 मतलब 80,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ, पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ जो ब्रिटेन स्टैंडर्ड है। अगर 80 केएसआई में बात करेंगे तो केएसआई वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ओके, इसके बाद 1 नंबर जो है हमारा वेल्डिंग पोजीशन क्या है वो दिखाता है। 1 नंबर अगर है तो ऑल पोजीशन है, 2 नंबर है तो फ्लेट बट वेल्ड। ठीक है, फ्लेट बट वेल्ड मतलब 1G हो गया। फिर बाद में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फिलेट वेल्ड मतलब 1F एंड 1F सॉरी 2F एंड 3F हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको तीनों याद रखना है। क्वेश्चन में आपको समझने में, जल्दी से आंसर देने में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप ये याद रखना है। ठीक है, ओके। 3 नंबर है वो फ्लेट ओनली मतलब 1G पोजीशन ओनली। ठीक है, तो 1 अगर है तो ऑल पोजीशन मार सकता है। अगर यहाँ पे E8028 ऐसा होता तो आप फिर वहां पे 3G आप मारना चाहते हैं तो घंटभाई भी नहीं चलेगा, आपका इलेक्ट्रोड का फ्लक्स है वो नीचे घुर जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड का फ्लक्स प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो कैसे सपोर्ट नहीं करेगा आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन इतना आप याद रखिए, 1 मतलब ऑल पोजीशन, 2 मतलब फ्लैट बटन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिलेट वेल पोजीशन एंड 3 मतलब फ्लैट पोजीशन। ओके, अभी 8 का मतलब ये होता है यहाँ पे देखो, लास्ट में अगर 8 है तो उसका मतलब क्या है लास्ट वाला। अगर 0 1 है तो रूटाइल हो गया उसका, 2 3 है तो वो सॉरी 0 1 है तो सेल्यूलोज हो गया, और आपका 2 3 है तो रूटाइल हो गया, 4 है तो हैवी रूटाइल हो गया, 5 6 और 8 है तो हमारा वो बेसिक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, बेसिक मतलब लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, 0 1 है तो हाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसको सेल्यूलोज भी बोलते हैं, हाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बेसिक को बेसिक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, वरना हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ जरूरी काम नहीं है, लेकिन आपको एक इतना पता होना चाहिए कि इसका नंबरिंग सिस्टम क्या है। सर एक बार रिपीट करिए जरा फिर से। सर 70 डबल क्रॉस क्या है सर? 70 डबल क्रॉस ओके, 70 डबल क्रॉस
मतलब यहाँ पे 7010 भी हो सकता है, 7018 भी हो सकता है, 7038 भी हो सकता है, 7015 हो सकता है। मैं आप आपके मन के हिसाब से समझो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपको समझा रहा हूँ कि E60XX है, ठीक है। डबल एक्स का मतलब कुछ नहीं, पीछे का नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन 60 आगे आया, इसके लिए उसका 60,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका टेंथ। अगर 70XX को छोड़ दीजिए आप, तो 70 का मतलब उसमें 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। भले ही वहां पे अगर 6010 भी होता है, 6011 भी होता है, 6012 भी होता है यहाँ पे डबल एक्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो दिखा रहा हूं डबल एक्स में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा बराबर, लेकिन हाँ अभी हुआ, देख रहे हैं। तो 60 नीचे का आप टेबल देखेंगे तो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 20 है, 22 है, 27 है, मतलब कुछ भी यहाँ पे XX की जगह हो सकता है। लेकिन 60 का मतलब समझाने के लिए उसने खाली ऐसा दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ओके, अभी मैं आपको ASME कोड के हिसाब से, ASME सेक्शन 2C के हिसाब से समझाता हूं, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर उसी की वजह से अवेयर रहते हैं, ठीक है। अभी निकाल देता हूँ, रुकिए थोड़ा, एकदम लास्ट में है। वो नया कुछ नहीं है। ओके, अभी आप लोग ऐसा सोचेंगे कि AWS वहां पे लिखा, आप ASME सेक्शन 2C खोल रहे, तो भाई कुछ जरूरत नहीं है। ये हमारा ASME है वो भी एक ही है, और हमारा AWS है उसको एडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। उसको एडॉप्ट किया हुआ, खरीदा हुआ है, जो भी है उसके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो AWS और हमारा ASME के अंदर, तो लेकिन AWS पहले बनाया, उसने प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया, और बाद में जैसा ही था वैसा ही ASME ने एडॉप्ट कर लिया, मतलब खरीद लिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लियर समझ सकते हैं। ई का मतलब आपका डेजिग्नेटेड एन इलेक्ट्रोड, दिस dignator may be deleted from the product imprint required for identification of इलेक्ट्रोड। तो आपको ई का मतलब ये हो गया डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रोड। ओके, यहाँ पे डबल एक्स का मतलब उसका 10 into 1000 करना है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बन जाएगा। वरना आपको जो भी है उसको डिवाइड बाय 100 करिएगा तो वो KSI में आ जाएगा। अगर खाली KSI, तो अगर 60 यहाँ पे है, समझो यहाँ पे डबल एक्स है, वहां पे 60 है, तो वो 60,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो गया। वरना खाली 60 KSI हो गया, और 60 डिवाइड बाय 100, तो सॉरी यहाँ पे 10, तो MPa हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, अलग अलग यूनिट में अलग अलग हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो यहाँ इतना ही याद रखेंगे कि उसका पाउंड पर स्क्वायर इंच में ही याद रखने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे ही याद रखिए तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अभी डबल एक्स का मतलब हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू 1000 करना है तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन ये सिंगल वाई है, यहाँ पे डबल वाई है, ठीक है। डबल वाई को मतलब यहाँ पे 0181 ऐसा जो भी है, तो उसका मतलब है डेजिग्नेटेड वेल्डिंग पोजीशन विच इलेक्ट्रोड इज यूजेबल, द टाइप ऑफ कवरिंग, मतलब कौन सा टाइप का कवरिंग है वो, एंड काइंड ऑफ वेल्डिंग करंट एंड इलेक्ट्रोड सुटेबल, मतलब कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है, कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग मार रहे हैं, या रूटाइल है, हैवी रूटाइल है, या सेल्यूलोज है, वो सब चीज के बारे में उसने दिखाया है। ओके, ये तो खाली E7018 का या कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड था। तो जितना भी SFA 5.1 है, ये देख रहे हैं आप, ASME सेक्शन 2C SFA 5.1, लेकिन आप कोई भी कोड खोलेंगे 5.14, 5.1, 5.6 और 5.4, 5.3, 5.30, 5.32, तो सभी में सभी का डेजिग्नेशन दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे M की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा M जो है वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है। अगर M है तो मिलिट्री में काम आएगा, जहाँ पे जो लोग हमारा मिलिट्री का जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, रॉकेट बनता है, या फिर मिलिट्री में यूज होने वाला हमारा मिसाइल बनता है, तो वो सब चीज में वेल्डिंग मारने के लिए हमें M यूज करना पड़ेगा, वो कोड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग 70E7018M बोलते हैं, तो अगर हम लोग जनरल मारेंगे वेल्डिंग तो क्या
होगा E7018 बोलते हैं, लेकिन मिलिट्री का रिक्वायरमेंट आता है, यहाँ पे क्लियर लिखा होगा आई थिंक। देखिए, डेजिग्नेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड इंटेंडेड मीट मोस्ट मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, ग्रेटर टफनेस, मतलब उसमें टफनेस ज्यादा होता है। टफनेस ज्यादा होता है इसका मतलब उसमें मैंगनीज ज्यादा होगा। ओके, लो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जहां पे उसके अंदर जैसे भी वहां पे उसको खुला नहीं रखना है, उसमें मॉइस्चर भी पहले से ही कम होगा, वैसा उसके ऊपर फ्लक्स का यूज किया होगा। बोथ रिसीव्ड एंड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ मैंडेटरी डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन लिमिटेड, उसमें हाइड्रोजन भी जो घुसा है वो भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा होगा उसका बनाने के टाइम पे, ताकि उसमें ज्यादा डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन ना हो। ओके, अभी मैं यहाँ पे 1 नंबर की बात करूं, ठीक है, ये तो एम था, लेकिन 7018-1 भी होता है ना भाई, ऐसा मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा है। तो वो जो 1 नंबर है वो एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट रहता है उसी के हिसाब से रहता है। अगर E7016-1, E7018-1 ऐसा करके मीट द रिक्वायरमेंट, इंप्रूव द टफनेस, आपका टफनेस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है वो, उसमें उसका जो फ्लक्स का कोटिंग है उसमें मैंगनीज 1% ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अभी एच जेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जेड है वो कितना ml पर हाइड्रोजन, अगर H2 लिखा है तो एच जेड का जेड एच तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, उसका नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन जो जेड है वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ऐसा करके लंबा चौड़ा नाम रहेगा। जनरल हमारा टेबल में दिखाया है वो 4 8 और 16 है। अगर H4 है तो 100 ग्राम में 4 ml हाइड्रोजन, अगर H8 है तो 100 ग्राम में 8 ml हाइड्रोजन, और हमारा H16 है तो 100 ग्राम में हमारा 16 ml हाइड्रोजन, जो एकदम कचरा है, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। ओके, अभी लास्ट में आर है, उसका मतलब क्या होता है? लास्ट में कभी कभी आपने देखा होगा L&T में जो लोग काम किया है, जो लोग रिलायंस में काम किया है, जो अपनी अपनी कंपनी में काम किया है, वहां पे कभी कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है उसमें आर भी लिखा रहता है। तो आर का जो है वो एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर टेस्ट कितना है, मॉइस्चर उसमें कितना है, वो सब चीज लिखा है। ठीक है, डेजिग्नेशन that the electrode meet the requirement of absorb the moisture test and optical supplemental test in low hydrogen electrode accept the military requirement को accept अगर करते हैं तो उसमें सब चीज में जो R का प्रेजेंटेशन है वो R है, वो मॉइस्चर टेस्ट के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें और डीप मुझे नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बहुत बार समझा चुका हूं। ठीक है, यस सर, किसी को कोई डाउट है तो वापस बोल सकते हैं। सर एक्चुअली मेरा एक डाउट था। यस सर। सर एक्चुअली इसमें आपने जो हाइड्रोजन का परसेंटेज हमने कैसे फिक्स करेंगे, मतलब क्या चीज होगी, जैसे कि 4 मिलीग्राम पर 100 ml वगैरह करके है, ओके, ये कौन ये मतलब कौन डिसाइड पता है? करेगा? मैं आपको यही बोलता हूँ, ये कौन डिसाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर जो है उसका केक आता है, वो केक डिसाइड करेगा। केक का टेस्टिंग होता है। केक मतलब कैसा केक? मतलब आपको मैं ये बोलूं, ये जो खाने वाला केक है ना, वैसा ही केक समझ लो आप, जो बर्थडे में पार्टी में हम करते हैं ना, वैसा ही हमारा फ्लक्स जो है वैसा केक रहता है। वो उसको क्या करते हैं, डाई के अंदर डाल देते हैं। डाई के अंदर डालने के बाद हमारा जो है सॉलिड वाला हमारा सॉलिड वायर है, वो सॉलिड वायर एक डाई का एक फिक्स मशीन रहता है, उसमें घुसेड़ दो, उसका फिक्स रहता है। ऊपर से वो जो केक है वो एकदम पाउडर फॉर्म और पानी के फॉर्म ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, केक टाइप ही रहेगा, हम जो बर्थडे पार्टी में यूज करते हैं ना, वैसा ही केक। लेकिन वो केक कैसा, वो इसको बोलते हैं फ्लक्स का। ये फ्लक्स का ऐसा केक रहेगा, वो ऊपर से नीचे गिरेगा और वो मशीन में ऑटोमेटिकली डाई जैसा एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं उसके बारे में, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आगे का ही टॉपिक इसका है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आगे का टॉपिक में समझाएगा नहीं, लेकिन अभी समझा देता हूँ। चलो, अभी देखो, आपका इलेक्ट्रोड है, वो अगर आपने केक प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया, चलो केक का नाम नहीं बोलता हूं मैं, फ्लक्स का नाम बोलता हूं, आपको ज्यादा आइडिया रहेगा, क्योंकि केक बोलेगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो ये जो फ्लक्स है वो प्रॉपर तरीके से एकदम राउंड में बैठना चाहिए। अगर एकदम राउंड में नहीं बैठा तो यहाँ पे ऐसा हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी। आपको वेल्डर कभी कभी कंप्लेन करता है, आपने जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले उसको ज्यादा पता होगा कि जो लोग वेल्डिंग मारते हैं, कभी कभी हमारे पास आते हैं वो इलेक्ट्रोड लेके, सर ये इलेक्ट्रोड बराबर नहीं जल रहा है, एक साइड भाग रहा है, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है।
यार एक साइड जितना मैं ट्राई करता हूँ ये लेफ्ट साइड रुकने का, लेकिन फिर भी वो राइट साइड में ही भागता है, या फिर कभी कभी लेफ्ट साइड में भागता है, जिस साइड में भागता है उसी साइड में चला जाता है, ऐसा होता है। ऐसा इसका रीजन क्या है? उसका रीजन भाई उसका कॉन्सेंट्रिसिटी है। आपका जो कैक्स है वो प्रॉपर तरीके से उसमें बैठा नहीं है। अगर बैठा भी है तो एक साइड ज्यादा फ्लक्स आ गया है, एक साइड कम कैक आ गया है, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसी की वजह से भी ये आपके साथ कांड हो सकता है। ओके, अभी कैस कौन सी साइड भागेगा? इलेक्ट्रोड है वो कौन सी साइड भागेगा? जिस साइड से फ्लक्स कम है उसकी ऑपोजिट साइड भागेगा। मतलब आपका यहाँ पे कैक कम है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स कम है, तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है, तो जिस साइड ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोड भागेगा। जब वेल्डिंग मारेंगे ना, अगर लेफ्ट साइड में कम है तो राइट साइड में भागेगा, राइट साइड में कम है तो लेफ्ट साइड में भागेगा। तो आपको जैसे वेल्डिंग को कंट्रोल मार के वेल्डिंग मारना है, वेल्डिंग का वीविंग एकदम लाइन में लाना है, वैसा यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रिसिटी आउट है। तो आपको ये भी चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे? हम लोगों को बहुत सारे लॉट में से कोई 3-4 इलेक्ट्रॉन या 5-6 इलेक्ट्रॉन लेना है, सभी का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? आंखों से देख के। जनरली तो लोग आंखों से देख के ही करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अलग भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका भी आप यूज करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वायर डायमीटर एंड लेंथ, तो यहाँ पे ये पूरा वायर डायमीटर एंड लेंथ सेक्शन 2C में स्टैंडर्ड लेंथ दिया है। उसमें ऐसा कंडीशन में एकदम अच्छे से राउंड में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर वैसा फ्लक्स नहीं है तो यहाँ पे मैं जो दिखाया नीचे वाला, ये जो बुक में लिखा है वो नीचे वाला जो दिखाया क्रैक्स चिप्स एंड कॉन्सेंट्रिसिटी। कभी कभी क्या होता है, ये तो मैं आपको कॉन्सेंट्रिसिटी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन चिप्स का मतलब क्या है? वो जहां पे हम कैक फिट अप करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रोड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि ईसाब है, बोहलर है, वो कंपनी में जो लोग एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा है आइडिया, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस नहीं है कभी ऐसी कंपनी में भी एक वन टाइप विजिट करिए। कोई फ्रेंड है ऐसा करके, फ्रेंड को काम है ऐसा करके आप जाइए, थोड़ा बहुत देख लीजिए तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। उसमें क्या होता है, कैक प्रॉपर तरीके से मेल्टिंग नहीं हुआ है, मेल्टिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मिला नहीं है, उसी की वजह से वो छोटा छोटा पाउडर के टुकड़े रह जाते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं वो फिर उसको बोलते हैं चिप्स रह जाना। और कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो उसमें क्रैक जनरेट होता है। ये जो क्रैक दिख रहा है आपको, वो कभी कभी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोड का आपको कुछ दूसरा कुछ काम है, फिटअप में घुसेड़ना है वो रूट गैप के लिए, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को मारते हैं, उसके ऊपर का फ्लक्स निकाल देते हैं, फिर उसको थोड़ा बैंड करते हैं, फिटअप में घुसेड़ देते हैं, ठीक है। तो वो जो आप मारते हैं उस टाइम पे भी आप अगर क्रैक देखना चाहते हैं तो वो उस टाइम पे भी देख सकते हैं। जनरल आप ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत महंगा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन था? मैं भूल गया, कौन सा क्वेश्चन था सर? हेलो सर, किसी का क्वेश्चन था ना? ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड है वो तो आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देना है, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर रस्टिंग का कुछ पार्ट चिपका है, या रस्टिंग होके वहां पे रुका हुआ है, या फिर आपका यहाँ पे जो खुला हुआ है इलेक्ट्रोड वहां पे रस्टिंग हो चुका है। वैसी सब कंडीशन में आपको वो इलेक्ट्रोड को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं रस्टिंग घिस के निकाल देगा तो गंड भाई भी नहीं चलेगा, जैसा इलेक्ट्रोड है वैसा ही आपको यूज करना है, हीटिंग करके आपको यूज करना है। यस इमरान सर, यस सर। सर एक्चुअली ये जो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं ये इनका एक्सपोजर टाइम अलग अलग डिफरेंट होता है। यस, तो सपोज एक्सपोजर टाइम एक्सपायर हो गया, सपोज एक्सपोजर टाइम इलेक्ट्रोड का 4 आवर्स है, वो एक्सटेंड हो गया, मतलब 5 आवर तक वो एक्सपोजर टाइम हो गया, तो उसको जो रिकंडीशनिंग करते हैं, रीबैकिंग करते हैं, तो रीबैकिंग के लिए डायरेक्ट पहले वाला जो बैकिंग करते हैं वो सेम टेम्परेचर पे सेम आवर्स 2 आवर्स के लिए करेंगे, या जस्ट उसके लिए क्या कंडीशन सर? ओके, इसके लिए मैं थोड़ा कंडीशन समझा देता हूँ, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए, अभी मैं उसका भी कंडीशन समझा देता हूँ। चलो ठीक है, अभी देखिए, ये टॉपिक्स में सेक्शन 2C में करवाया था ऑलरेडी। इसका नाम है टॉपिक नंबर इलेक्ट्रोड कवरिंग मॉइस्चर कंटेंट एंड कंडीशनिंग। मतलब आपको मैं एक सिंपल फंडा बोलूं तो आपको क्या करना है, कवरिंग, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है, इसको टॉपिक से भी आप कर सकते हैं कवरिंग ऐसा, ठीक है। कवरिंग में
यहाँ पे क्लियर कट टेबल नंबर में दिया है कि कैसे आपको इलेक्ट्रोड को स्टोरेज करना है, कैसे नहीं करना है। समझो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, आपका मैन्युफैक्चरर ने बोला कि भाई आपको एज पर कोड करना है, एज पर कोड काम करना है, एज पर कोड कंडीशनिंग करना है, उसको एज पर कोड स्टोरेज करना है, तो मैं समझाता हूं कि क्या कंडीशन इसमें कोड में दिया है वो, वरना मैन्युफैक्चरर का, ईसाब का या फिर हमारा बोहलर है, वो सबका अलग अलग मेथड है, ठीक है। लेकिन ऐसा उसने भी ऐसा बोल दिया कि कोड के हिसाब से करो, तो समझो 7018 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो आपके पास आया, आपने प्रॉपर तरीके से स्टोरेज किया, मैं आपको स्टोरेज कंडीशन ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, आपको पता है तो याद है, जिसको नहीं पता है तो आप कर लीजिए तो याद समझ में आ जाएगा। स्टोरेज उसको करना है, उसका कितना टेम्परेचर है, वो 26 डिग्री टेम्परेचर पे या 28 डिग्री टेम्परेचर पे और 40 ह्यूमिडिटी या 50 ह्यूमिडिटी पे आपने कंप्लीट स्टोर किया। स्टोर करने के बाद आपका ओवन जो है वो बहुत दूर है, वहां पे आपको साइट आपका 1 किलोमीटर दूर है, वहां से आप पूरा इलेक्ट्रोड का पूरा बॉक्स लेके जाएंगे, आपका वहां पे ओवन है, ओवन हमारा जहां पे है वहां पे, और वहां के आप फिर उसको चीरेंगे। चीरने के बाद आपको इलेक्ट्रोड जो है वो सबसे पहले किस में घुसेड़ना है, आपको ड्राइंग करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते सीधा कि उसका यूज कर लो। हाँ, मैं अगर एक कंडीशन आएगा तो मैं समझाएगा कि भाई आपका वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड है तो मैं समझाएगा, लेकिन अभी ड्राइंग आपको डायरेक्ट करना है तो एज पर कोड 260 से आपको 425 डिग्री सेल्सियस 1 से 2 आवर्स तक आपको पहले ड्राइंग करना है। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैं बॉक्स को तोड़ दिया, फिर उसमें से इलेक्ट्रोड निकाल दिया, फिर साइड पे वो वेल्डर को दे दिया, वो ओवन के अंदर घुसेड़ के कि ला ये तुम्हारा क्यूअर, चलो 80 इलेक्ट्रॉन ले जाओ और तुम वेल्डिंग मार। ऐसा नहीं कर सकते है, ऐसा घंटा भी नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हाइड्रोजन उसमें बैठ सकता है ऑलरेडी ट्रैवलिंग कंडीशन में। उस टाइम पे भी वो अगर कुछ वैक्यूम पैक नहीं है तो उसमें तो एयर घुसेगा ही घुसेगा, एयर में तो हाइड्रोजन है ही, तो वो एयर वाला हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फ्लक्स के अंदर बैठ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे दिया है, कोड ने क्लियर कट बात किया है, आपको यूज करने से पहले 260 से 425 डिग्री सेल्सियस पे 1 से 2 आवर्स तक आपको उसको हीटिंग करना है। ओके, अभी हीटिंग हो गया ड्राइंग, उसके बाद आपको स्टोरेज ओवन में या फिर होल्डिंग ओवन में घुसेड़ना है। समझो आपने 2 घंटे तक आपने 350 डिग्री तक टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे 260 से 425 लिखा है, मतलब आप 261 भी रख सकते हैं और 265 भी रख सकते हैं और 424 भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 250 रख दिया चलेगा यार, कौन देखने वाला, घंटा भी नहीं चलेगा, यहाँ कोड में लिखा है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, अभी दूसरी बात, चलो आपने 1 से 2 घंटे तक वो इलेक्ट्रोड को स्टोरेज ड्राइंग कर दिया। ड्राइंग करने के बाद वो इलेक्ट्रोड को निकालना है, आपको फिर डालना है आपका स्टोरेज ओवन में, मतलब होल्डिंग ओवन में। तो दूसरा ओवन है उसमें घुसेड़ना है, वहां पे कोई टाइम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का लिमिट है 30 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, वहां पे मेंटेन करना है। मेंटेन हो गया, उसके बाद कोई वेल्डर आया तो वेल्डर बोला कि मुझे 50 इलेक्ट्रोड चाहिए, तो वो फिर होल्डिंग ओवन में से निकाल के आपको 50 इलेक्ट्रोड देना है। कोड में क्या बोलता है, कोड ऐसा क्लियर बोलता है कि आपको 4 आवर्स के बाद रिटर्न लाना है, लेकिन आप क्वीवर में अगर 65 डिग्री मेंटेन करते हैं, 65 डिग्री या अबव, मतलब 30 डिग्री से 140 डिग्री से 140 डिग्री बीच में आप विथिन 8 आवर्स शिफ्ट जहां पे खत्म होता है वहां तक आप अगर मेंटेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं वापस। समझो मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोलूं कि वेल्डर आया, उसको 50 इलेक्ट्रोड दिया, 50 इलेक्ट्रोड देने के बाद वो साला एक शिफ्ट खत्म होते होते उसने 40 इलेक्ट्रोड ही यूज किया, तो वो 40 इलेक्ट्रोड यूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रोड बच गया, तो 10 इलेक्ट्रोड को फिर वो 8 घंटे के अंदर आ जाता है, शिफ्ट खत्म होने से पहले आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रोड को आपको होल्डिंग ओवन में वापस घुसेड़ देना है, उसका कलर कोडिंग करके आपको घुसेड़ देना है। फिर दूसरे दिन वेल्डर आता है तो वो इलेक्ट्रोड पहले उसको देना है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में तो अलातुल कोई बात नहीं, मैं साइड पे हूं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड घुसेड़ देता हूं, यहाँ पे कल में आएगा तो सीधा यही इलेक्ट्रोड मेरे को लेने जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा चलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कोड क्लियर मना कर रहा है। ओके, अभी वो 10 इलेक्ट्रोड, समझो मैंने ऐसा बोला कि वो शिफ्ट खत्म होने के बाद वो आ गया, शिफ्ट खत्म हुआ और उससे पहले आ गया, या उसका टाइमिंग जो दिया था उससे पहले आ गया, तो उसको ओवन में डालना है, होल्डिंग ओवन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेल्डर ओवन वहां पे भूल जाता है और फिर दूसरे दिन रिटर्न आता है, फिर वही ओवन फिर हमको सबमिट करने आता है, सर मैं भूल गया था, सर ऐसा कांड हो गया, सर ऐसा प्रॉब्लम था, मुझे जल्दी घर जाना था, पता नहीं उसको जल्दी घर जाके क्या काम था, लेकिन वो जल्दी घर जाना था, ऐसा बोलेगा। तब क्या करेंगे आप, वो
इलेक्ट्रोड तो वेस्ट हो गया ना, तो वो 10 इलेक्ट्रोड को आपको रीड्राइंग करने के लिए घुसेड़ना है। वहां पे आप होल्डिंग ओवन में नहीं रख सकते हैं, उसको रीड्राइंग ओनली ट्वाइस टाइम, ऐसा कोड में लिखा है, 2 बार ही कर सकते हैं। ओके, वो 10 इलेक्ट्रोड को रीड्राइंग करने के लिए आपको वापस उसका 260 से 425 डिग्री वापस उसको 1 से 2 आवर्स तक घुसेड़ना रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसका निकाल के फिर होल्डिंग ओवन में डालना पड़ेगा। फिर वो वेल्डर को वो उसको बोलना पड़ेगा तो प्रायर पे ये 10 इलेक्ट्रोड पहले यूज कर दे। चलो ऐसा हुआ कि ऐसा कंडीशन के बाद वो वापस वो 10 इलेक्ट्रोड उसको दिए, और साला वो पूरा दिन काम नहीं किया, 2 से 3 इलेक्ट्रोड यूज किया, फिर वो 8 इलेक्ट्रोड बच गया, फिर वो रिटर्न लाया दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन भी भूल गया, ऐसा करके रिटर्न लाया, तो क्या होगा, तो आपको रीड्राइंग वापस करना है। कभी कभी कुछ कोड ऐसा बोलते हैं कि 1 बार ही करो, कभी कभी कुछ कोड ऐसा बोलते हैं 2 बार करो, लेकिन चलो वो आया, वापस रीड्राइंग किया, और वापस ऐसा अगर साइकिल रिवाइज होता है तो फिर उसको डिस्कार्ड करना है। मैं आपको सिंपल बोलूं, एसएस का इलेक्ट्रोड है, स्टेनलेस स्टील का या अलॉय स्टील का इलेक्ट्रोड है 9018, ठीक है, 9018B3 ऐसा इलेक्ट्रोड है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोड देना है, कोड में ऐसा लिखा है, ठीक है, 5.4 या 5.5 आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा ही है, आपको वहां पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कहाँ लिखा है, मतलब वहां पे लिखा है, ठीक है। ओके, अभी आपका इलेक्ट्रोड एक बार दिया, एक बार देने के बाद 9018 का इलेक्ट्रोड आपने ओवन में डाल के दिया, ड्राइंग किया, होल्डिंग किया, फिर ओवन में डाल के वेल्डर को दिया, क्यूवर में डाल के क्यूवर लेके गया, 50 इलेक्ट्रोड दिए, उसमें उसने 8 घंटे में वो 40 ही इलेक्ट्रोड यूज किए, फिर वो उसको घर पे जाना है या शिफ्ट खत्म हो रहा है, फिर वो इलेक्ट्रोड यूज नहीं होने वाला है, तो उसको डिस्कार्ड करना है, उसको घंटा भी रीडाइंग में नहीं घुसेड़ने का, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे यार इतना सारा इलेक्ट्रोड थोड़ी वेस्ट जाने देंगे, काम करो रीड्राइंग कर दो यार, किसको पता है यार, ऐसे ही रख दो यहाँ पे, कल आके यही इलेक्ट्रोड मार देंगे, तो ये ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि थोड़ा एक आपको मैं ये तो मैं कोड के हिसाब से समझाया, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट का खुद का रिक्वायरमेंट रहता है, खुद का प्रोसीजर रहता है, तो वो प्रोसीजर के हिसाब से आपको फॉलो करना है। मैं आपको एक सिंपल एक प्रोसीजर निकालता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा वो प्रोसीजर में क्या सिस्टम है। एक्चुअली हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यार आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए मैं उसके अंदर घुस रहा हूँ। हैंडलिंग एंड स्टोरेज करके है यहाँ पे कोई प्रोसीजर, हैंडलेज एंड स्टोरेज, ओके, वेल्डिंग कंज्यूमेबल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो मैं इसमें दिखा देता हूं क्या कंडीशन है। ये कोई कंपनी का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में लिखा है, ईसाब का साथ में, ईसाब ने भी रिकमेंडेशन किया है, उसके हिसाब से इसने लिखा है। तो आपको कैसे चेक करना है इसको, मैं आपको ये सब देता हूं। देख रहे हैं? एक मिनट सर, ये थोड़ा मैं समझा देता हूं, बाद में आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। देखो यहाँ पे 7018 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसने क्या बोला है कि 260 से 430 डिग्री आप 2 आवर्स तक मिनिमम टेम्परेचर तक ड्राइंग करो, फिर उसके बाद 120 डिग्री तक स्टोरेज करो, उसके बाद आप वेल्डर को क्यूवर में या ओवन में दे दो, फिर उसका परमिटेबल एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कितना है, 4 आवर्स है, तो आप फिर 8 घंटे के बाद 4 आवर्स का डबल हो जाए, समझो आपने प्रॉपर तरीके से क्यूवर में रखा 8 घंटे में, तो 8 घंटे के तक आप 8 आवर्स तक वो इलेक्ट्रोड को यूज कर डालना है। फिर उसको रीड्राइंग 1 टाइम है तो आपको 1 टाइम ही रीड्राइंग करना है, पर दूसरी बार आप लाए जाएंगे तो उसको डिस्कार्ड करना है। देखो अभी मैं आपको ये बोलूं कि E9018, ठीक है, E9018 है, उसका 30 मिनट ही है, तो आप जैसे ही ओवन में डालते हैं उसको 1 घंटे के बीच में जितना भी इलेक्ट्रोड लेके गया वो पूरा यूज कर डालना है। समझो उसको 50 इलेक्ट्रोड दिया तो 1 घंटे में उसको फिनिश कर देना है। अगर वो फिनिश नहीं करता है तो फिर वो पूरा इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग नहीं मार देना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसको तोड़ डालना है। ऐसा रूल्स होता है, लेकिन कोई ऐसा रूल्स इंडिया में तो मैं बहुत सारी कंपनी में देखा है ऐसा रूल्स फॉलो नहीं करते, तो ये सब चीज गलत है, हम लोगों को इंप्रूव करना पड़ेगा ये सब चीज, ठीक है। ओके, अभी मैं आप ऐसा सोचेंगे यहाँ पे तो 30 मिनट लिखा है, लेकिन आप 1 घंटा क्यों बोले। 1 घंटा मेरे भाई इसके लिए बोला क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसीजर जो है मैं पढ़ा है ये प्रोसीजर, उसमें लिखा है कि आप डबल मतलब परमिसिबल एटमॉस्फेरिक टाइम इफ यू आर प्रॉपरली मेंटेन इन क्यूबर देन योर एक्सपोजर टाइम इज डबल, ऐसा लिखा है। मतलब
कि अगर 4 घंटे का आप हवा में भी लेके गए बिना क्वीवर यूज किए तो 4 घंटे के अंदर आपको वो इलेक्ट्रोड को यूज कर डालना है। अगर 4 घंटे के अंदर यूज नहीं किया तो फिर उसको रीबेकिंग करना है। 7018 की मैं खाली बात कर रहा हूँ कार्बन स्टील का, लेकिन उसके नीचे लो स्टील का है वो 4 आवर्स है, तो 4 आवर्स आप सॉरी 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स में ऐसे ही इलेक्ट्रोड को लेके गए तो फिर आप दूसरी बार उसको डिस्कार्ड कर देना है। दूसरी बार अगर फर्स्ट टाइम आप रीबेक कर सकते हैं, सेकंड टाइम आपको डिस्कार्ड करना है, नहीं चलेगा। ओके 9018 है वो लेके गए आप, समझो इलेक्ट्रोड लेके गए तो आपको पहले ही झटके में जितना यूज करना है वो कर लेने का, वरना बाकी का गया काम से खलास, उसको 1 घंटे के या 30 मिनट के अंदर उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ऐसा रूल्स है। स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड है वो उसका ड्राइंग आवर्स थोड़ा अलग है, 220 से 250 है 2 आवर्स तक, और हमारा स्टोरेज ओवन है उसका रहता है 120 टू 200, और हमारा क्वीवर रहता है वो 65 रहता है। ठीक है, ओके अभी इसी में कोई किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए, तो हम और डेप्थ में जाएंगे, वरना हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं सर, पर्सनली बाद में करेंगे, बाकी तो नहीं नहीं सर बोलिए, क्योंकि आपको अगर डाउट रहेगा तो फिर आप कंफ्यूजन होगे आज नहीं तो कल आपको फंसेंगे। तो आपको फंसना नहीं है, आपको ऐसा थप्पा रहना चाहिए कि यस हमने ये क्लास किया था, हम लोगों को मिस्टेक नहीं होगा, हमारा ये क्लास अटेंड हुआ है, ऐसा होना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास होगा। यस सर, है तो बोलिए सर। सर 7018 4 आवर्स आप बोला ना, 8 आवर्स के लिए वो साइड पे रह सकता यस है यस पोर्टेबल यस ओवन पोर्टेबल पे। ओवन में 8 आवर्स तक लिए। तो पोर्टेबल ओवन का टेम्परेचर यस 110 और 120 करेगा, तो वो 8 घंटे की उससे ज्यादा भी रह सकता है ना, क्योंकि उसको आगे मदर ओवन पे हम लोग तो बेकिंग पे नहीं होल्डिंग पे डाल रहे हैं, उस पे भी तो 120 या 140 ऐसे कुछ ही रहता है, तो वही टेम्परेचर साइड पे पोर्टेबल ओवन पे मेंटेन करेगा। तो ये जो 8 मैक्सिमाइज हो सकता है। यस अभी मैं आपको यही फंडा समझाता हूँ। चलो, आपको कभी कभी क्या होता है, लोग पैसा बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, 2 ओवन नहीं रखते हैं। हमारा जो बड़ा ओवन का जो वो रहता है उसमें क्या रहता है, एक कंडीशन ओवन रहता है, बस वही एक ओवन रहता है, उसके बाद उसमें से सीधा निकाल के वेल्डर को दे दिया जाता है। ऐसा होता है, मैं बहुत सारी साइट में ऐसा देखा है। तो यहाँ पे स्टोरेज ओवन जो है वो आपका कौन सा काम करेगा, आपका वेल्डर का क्वीवर का काम करेगा, क्योंकि वहां पे भी अगर आपके क्वीवर जो है उसमें भी अगर 120 डिग्री आप मेंटेन करते हैं तो आप उसके हिसाब से आगे स्टोरेज ओवन में आपको डायरेक्ट हो जाने का जरूरत नहीं, ड्राइंग ओवन से डायरेक्ट आप ओवन में भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कांड आपके साथ ये होगा, फिर आप कितना मेंटेन करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका सीधा 350 डिग्री है, 350 से सीधा आप 120 पे लेके आएंगे इलेक्ट्रोड को तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर अगर ध्यान रखेंगे प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर अगर मेंटेन करेंगे तो ये सब चीज नहीं होगा। और दूसरी बात, आपने ये बोला कि आपका 4 आवर्स है, तो अगर आप क्यूअर में, मैं यही बोल रहा हूं, अगर आप क्यूअर में प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो ये प्रोसीजर में ऐसा लिखा है कि एक इसका डबल काम कर सकते हैं, मतलब 4 का 8, 2 का 4, 30 का 1 घंटा, 30 मिनट का प्लस 30 मिनट मतलब 1 आवर्स, 4 आवर्स का फिर 4 प्लस मतलब 8 घंटा। तो ये प्रोसीजर में लिखा है, लेकिन कोड में ऐसा नहीं लिखा है। कोड में क्या लिखा है, हसमुख सर, काय था वो पेंट ऊंचो करेंगे करे हसमुख सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, हाँ साइकिल देखे हसमुख सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, हाँ हाँ सर। थोड़ा हेलो म्यूट कर दीजिए प्लीज सर, आपका पूरी आवाज आ रही सर, है। एक क्वेश्चन हाँ था। सर बोलिए। मेरा क्वेश्चन हाँ था। सर, हाँ सर, वो आपने जो पहले सीट बताया ना, वो बताओ ना सर वापिस। पहले मैं एक बताया था, कौन सा, हाँ ये, अभी जो बैग गए हाँ हाँ यही, चलो ये, हाँ सर, इसमें जो स्टेनलेस स्टील का जो बताया है ना हम्म आपने, स्टेनलेस स्टील एंड नॉन फेरस हम्म इलेक्ट्रोड, उसमें अपना ये सपोज 304 और 316 का जो रोड रहेगा हम्म इलेक्ट्रोड पर्टिकुलरली, तो वो बैक कितना 4 आवर्स तक रहता है क्या ऐसा?
उसको भी करना पड़ता है ना। हाँ लिखा है ना यहाँ पे कि स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड है तो आपको 120 से 250 देखो स्टेनलेस स्टील का भले ही इलेक्ट्रोड है लेकिन उसके ऊपर तो हमारा बड़ा भाई वही है ना, वो फ्लक्स वाला है वही तो बैठा ही है ना। तो फ्लक्स के अंदर वो थोड़ी ऐसा सोचेगा हाइड्रोजन कि यार ये स्टेनलेस स्टील वाला है तो मैं इसके पास नहीं जाएगा, ये कार्बन स्टील का है तो इसके पास जाएगा। उसके ऊपर फ्लक्स आया कोई भी उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पे वो हाइड्रोजन दौड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के ऊपर 316 जो है E316 जो है उसके ऊपर भी हम फ्लक्स चढ़ाए हुए हैं, तो फ्लक्स के अंदर भी वो हाइड्रोजन आके बैठ सकता है। उसी की वजह से यहाँ पे उसका भी लिखा है कि ड्राइंग कंडीशन उसका 120 डिग्री से 250 डिग्री, लेकिन इसका आप देखिए उसका 260 से 430 जो ऊपर वाले सबका है उतना नहीं है, क्योंकि आपका स्टेनलेस स्टील का प्रॉब्लम यह है कि आपका 400 डिग्री से अबव टेम्परेचर में वो सेंसिटाइजेशन होना स्टार्ट होता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है। देखो स्टेनलेस स्टील का आप इंटरपास भी देखेंगे ना तो वो भी कम है। मैं आपको सभी का इंटरपास अभी यहाँ पे बात निकला है तो थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि कार्बन स्टील का आपका इलेक्ट्रोड है उसका इंटरपास हम जनरली 350 या 315 या 300 ऐसा करके मेंटेन करते हैं एवरेज, ठीक है। ऐसा कोई कोड में लिखा है लेकिन कोड में अगर मैं समझाने बैठेगा तो और लंबा सेशन हो जाएगा, उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इतना जस्ट हम जनरल बात कर रहा हूँ। ओके लो अलो स्टील है उसमें भी 315 या 350 तक होता है। हमारा स्टेनलेस स्टील का है उसका 175 होता है या 170 होता है, वह 165 होता है या 150 होता है। 177 तो ऐसा क्यों भाई? वहां पे 350 तक हम घुस गए थे इंटरपास टेम्परेचर में, तो यहाँ पे 175 तक क्यों आ गए, 165 तक आ गए, 177 तक आ गए, ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए मेरे भाई क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगा स्टेनलेस स्टील अगर जैसे ही 300 डिग्री 400 डिग्री से अबव जाएगा तो उसका सेंसिटाइजेशन होना स्टार्ट होगा। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या? सेंसिटाइजेशन मतलब क्रोमियम है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन 300 डिग्री के नीचे से एक्टिव हो जाता है वैसे सभी के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऐसा करके हमारा आवर्त कोष्ठक आता था, उसमें सबका अपना अपना टेंडेंसी है। वो सब रिसर्च हमें नहीं करना है, ऑलरेडी रिसर्च हमें दिया गया है। रिसर्च में बोल दिया गया है कि क्रोमियम का कांड ये है कि 400 डिग्री से 800 डिग्री के बीच में वो बैठ नहीं सकता है घर में, वो किधर भी घूमेगा किधर से इलेक्ट्रॉन मारेगा लेगा इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा होगा। मतलब क्या होगा सेंसिटाइजेशन? मतलब क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा, क्रोमियम कार्बाइड बना के वहां पे फिर विल्ड डीके स्टार्ट करेगा, विल्ड डीके स्टार्ट करेगा तो फिर वहां पे पिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, पिटिंग स्टार्ट होगा तो वहां से पाइप फट जाएगा, वहां से प्लेट फट जाएगा। तो कहने का मतलब इसी की वजह से सेंसिटाइजेशन में उसका जो प्रॉपर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो पूरा अच्छा सा नहीं रहेगा, प्रॉपर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ठीक है वहां पे मटेरियल साइंस मेटलर्जी में बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर और परलाइट में मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं कहने का मतलब यह है कि हमारा इंटरपास यहाँ पे कम रहता है, 175 177 रहता है। फिर क्या होगा? मैं अगर ज्यादा क्रोम बढ़ता है, समझो कार्बन स्टील में कितना क्रोम है, घंट बाई जितना, बहुत कम है, 1% भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलॉय स्टील में जैसे ही हम घुसते हैं तो 5% क्रोम, 6%, 9% क्रोम ऐसा होता है, तो उसी की वजह से उसमें भी थोड़ा बहुत क्रोम बढ़ता जाता है, उसमें इंटरपास कम होता जाता है। ओके, दूसरी बात, स्टेनलेस स्टील में हम जैसे ही घुसेंगे तो उसका क्रोम परसेंटेज 18% 20% से ज्यादा होगा, ठीक है। 18% क्रोम है स्टेनलेस स्टील में, उसके लिए उसका इंटरपास 177 तक मैक्सिमम रहता है। ओके, उसके बाद हमारा और क्रोम बढ़ता है, और क्रोम किस में बढ़ेगा? डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स है ना, स्टेनलेस स्टील के बाद डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स में भी 4 टाइप है कि प्लेन डुप्लेक्स, हाइपर डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स और हमारा चौथा टाइप का जो डुप्लेक्स है वो। तो चारों टाइप के डुप्लेक्स में सभी में क्रोम परसेंटेज 22 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर उसका इंटरपास, इसका इंटरपास और कम है, 115 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस इसका इंटरपास है। इसके लिए लोग बोलते हैं डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग मारना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वेल्डिंग मारना पड़ेगा। आप ऐसा करेंगे अलातुल वेल्डिंग मार देंगे तो फिर आपको क्रैक घंटा भी जनरेट होगा ही होगा, कितना भी आप कंट्रोल कर लो क्रैक ही आएगा वहां पे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई स्टेनलेस स्टील में ऊपर फ्लक्स है तो हमको फ्लक्स नहीं चढ़ाना है, तो यहाँ पे इसको भी फ्लक्स फ्लक्स है तो उसको ड्राइंग कंडीशन ड्राइंग उसको करना ही है, लेकिन इसका ड्राइंग जो है वो 1 टाइम रहता है। स्टेनलेस स्टील का एक ही बार ड्राइंग रहता है। समझो वो इलेक्ट्रोड स्टेनलेस स्टील का 1 टाइम ड्राइंग किया, उसके बाद स्टोरेज ओवन में मैं 120 to 200 डिग्री टेम्परेचर तक रखा, उसके बाद मैं वेल्डर को दिया कि भाई ले 50 इलेक्ट्रोड या ले 100 इलेक्ट्रोड तू जा
और वो क्यूअर में भी मेंटेन करता है 120 डिग्री या 200 डिग्री, तो फिर हम लोग 8 घंटे के लिए उसको बोलेंगे 8 घंटे में तू रिटर्न आने का, वरना याद रखियो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड लेके जाएगा 100 इलेक्ट्रोड लेके गया, साला 80 इलेक्ट्रोड यूज किया, 20 इलेक्ट्रोड फिर रिटर्न लेके आएगा, यार यूज नहीं हुआ, तो फिर वो 20 इलेक्ट्रोड को वापस आप रीड्राइंग या फिर ड्राइंग में या फिर स्टोरेज ओन में नहीं घुसा सकते, उसको सीधा तोड़ डालना है वो इलेक्ट्रोड को। समझे कि नहीं समझे? ऐसा रूल्स है, ऐसा कोड में लिखा है, लेकिन आपको समझने के ऊपर डिपेंड है। ऑलरेडी मैं ये सब चीज समझाया है सेक्शन 2C में। ओके, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, वरना हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यस सर, किसी ने हाथ ऊपर किया था। यस सर। सर विशाल सर, मेरा एक क्वेश्चन यस है। सर। हम E7018H4R वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इसका मतलब यूज करने का कंडीशन क्या रहता है, मतलब रिगार्डिंग बेकिंग एंड एक्सपोजर? ओके, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। चलो, अभी ये तो मैं बात किया, ये जब जितना भी मैं बात किया वो कैसे बात किया कि आपको जो वुडन पैक में इलेक्ट्रोड आता है वो सब चीज का बात किया, ठीक है, कि या ऐसे ही कोई बॉक्स में पैक करके आया वैसा। लेकिन आपको वैक्यूम पैक आया तो वैक्यूम पैक मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड कि उसमें सब चीज किया हुआ रेडी है, उसके बाद उसके ऊपर वैक्यूम किया है। वैक्यूम मतलब एक अच्छा सा पड़ चढ़ाया होगा, आपने देखा होगा जो लोग वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसमें एयर का एक बूंद भी नहीं रहेगा। तो उसमें उसका मतलब ये हुआ कि जब बना वो उस टाइम पे उसको सीधा फिर वैक्यूम पैक कर दिया गया, फिर उसमें उसका टेस्टिंग भी हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें एयर का एक बूंद भी नहीं है, तो आप सीधा वो इलेक्ट्रोड को 4 आवर्स तक, फिर ये सब चीज जो कंडीशन है ना वो वैक्यूम पैक का कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टेबल में दिखाया वो किसी एक कंपनी का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। और दूसरी बात, ये जो है वो पूरा वैक्यूम पैक का कंडीशन है। अगर 7018 आपके पास आया तो वो 4 घंटे के अंदर आपको वो वैक्यूम, जैसे ही वैक्यूम पैक का बॉक्स आपने तोड़ा तो 4 घंटे के अंदर यूज कर देना है। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि 5 इलेक्ट्रोड बच गए तो घंटा भी नहीं चलेगा, उसको रीड्राइंग करने के लिए वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज वैक्यूम पैक का कंडीशन है। वैक्यूम पैक में आपको ड्राइंग करने का जरूरत नहीं है, वैक्यूम पैक में आपको स्टोरेज ओन में रखने का जरूरत नहीं है। वैक्यूम पैक में आप क्वीवर में रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्वीवर भी आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन कितना परमिसिबल एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर? ओनली 4 आवर्स। 4 आवर्स के बाद जैसे ही 4.1 मिनट ऊपर गया आप सीधा उसको ड्राइंग करिए, या फिर अगर दूसरी बार ऐसा कंडीशन साइकिल रिपीट हुआ तो भी उसको डिस्कार्ड करके फेंक देना। लेकिन ये सब चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूं, आप अपनी साइट पे जाइए, आप इंप्रूव करिए ये सब चीज। देखो एक इलेक्ट्रोड का कॉस्ट कितना है, हिसाब दूसरे कंट्री का कंपनी है वो कितना पैसा कमाता है, आप सोचो। तो ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोड का कीमत 25-28 रुपीज होता है। अगर हमारा 7018 की बात करूं तो वो अभी 80 या 20 रुपीज का हो गया है एक इलेक्ट्रोड। हम ऐसे तो कितना स्क्रैप फोल्डिंग में देखते हैं, हम तो वैसा इलेक्ट्रोड का बड़ा बड़ा पीछे का बड़ा बड़ा टुकड़ा, कितना थोड़ा इलेक्ट्रोड यूज होता है, या 100 mm या 200 mm यूज होता है, बाकी का फेंक देता है वेल्डर। तो ये सब चीज कंट्रोल करना किसका जिम्मेदारी है? वेल्डिंग इंस्पेक्टर का, क्वालिटी इंस्पेक्टर का, फ्रीलांसर जो टीपीआई है उसका, फ्रीलांसर काम करता है उन लोगों का, ये सब चीज उसका काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस अलातुल बाढ़ में गया, कौन देखने वाला है, जाने दो ना, कौन यहाँ पे फॉलो करने वाला, हमें तो बस खाली काम चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सौरव मंडल सर। यस सर। अभी जो आप एक बात बोला, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। यस सर। अभी जो आप एक बात बोला, जो वैक्यूम पैक वाला इलेक्ट्रोड पैकेट लाके डायरेक्ट जो यूज करेगा, लेकिन उसको तो पोर्टेबल ओवन पे रख यूज करना है ना सर। उस पे आप बोला 4 आवर तक पोर्टेबल, बिना विदाउट पोर्टेबल ओवन से भी एटमॉस्फेयर पे रख के भी यूज कर सकता है। वो तो नहीं है, वो तो पोर्टेबल ओवन पे रखना ही है, पोर्टेबल ओवन पे तो रख के यूज करना पड़ेगा। हाँ, पोर्टेबल ओवन यूज करो आप, लेकिन आप वैक्यूम पैक का डायरेक्ट वैक्यूम पैक का मतलब आपको ड्राइंग कंडीशन करना नहीं है, आपको स्टोरेज ओवन में रखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। मतलब उसको बैकिंग का हाँ, बैकिंग का जरूरत नहीं। यस यस, जरूरत है। होल्डिंग मतलब हमारा क्वीवर में जरूरत है। यहाँ पे आप एक बात बोला, आप एक सेंटेंस बोला, हाँ हाँ
वहाँ पे आप जे उसको डायरेक्टली ये जो 4 आवर्स तक परमिसेबल एटमॉस्फेरिक जो एक्सपोजर है, मतलब 4 आवर्स तक ओपन एटमॉस्फेयर पे रख के भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा वो डाउट है। हाँ सही है सही है। आपको वहां पे ओवन का आपको क्वीवर यूज करना है, ठीक है। आपको क्वीवर के अंदर रख के यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली खुले में वो कोई टेबल के ऊपर रख दो, या फिर कोई हमारा बीम है उसके ऊपर रख दो, या कोई मेटल के ऊपर हमारा प्लेट है उसके ऊपर रख के फिर उसको यूज करो, ऐसा नहीं करना है। वो तो फिर डेविएशन हो जाएगा। आपको क्वीवर के अंदर डाल के, लेकिन आपको उसके ड्राइंग करने का, स्टोरेज करने का वो कोई भी जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं ना, वैसा कंडीशन। ओके सर। पैक बोले तो उस पे बैकिंग का जरूरत यस नहीं है, यस, बस। बैकिंग का जरूरत नहीं अदरवाइज है, तो सेम अदरवाइज है सब प्रोसीजर सेम है। ओके, अभी सब प्रोसीजर सेम है, लेकिन उसका परमिसिबल एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर फिर डबल हो जाएगा। अगर आप वैक्यूम पैक अगर यूज कर रहे हैं तो फिर उसको 4 घंटे तक ही यूज करना है। फिर आप दूसरा कोई यूज कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे अगर प्रोसीजर, फिर वो डिपेंड ऑन योर कंपनी प्रोसीजर, डिपेंड ऑन योर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, वो सब चीज पहले आपको फॉलो करना है, बाद में आपको कोड फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले कोड खुद ऐसा बोल रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन पहले फॉलो करना है। मैन्युफैक्चरर जैसे बोलता है वैसे आपको पहले करना है, बाद में कोड को फॉलो करना है, ठीक है। ये सेक्शन 2C में ये एक फंडा आप याद रखिए। बाकी सब सभी में क्या होता है, नहीं हम बोलते हैं वैसा करना है। सेक्शन 8 भी ऐसा बोलता है, नहीं हम बोलते हैं वैसा करना है, ऐसा बोलता है। लेकिन सेक्शन 2C में थोड़ा अलग डिफरेंट है। उसमें ऐसा बोला है कि आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन फॉलो करना है। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे सर। स्टोरेज का आई थिंक मैं समझा दिया। वैक्यूम पैक्ड इलेक्ट्रोड में बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द कार्टन ओनली इफ, देखो वैक्यूम पैक्ड इलेक्ट्रोड में बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द कार्टन ओनली इफ द वैक्यूम हैज बीन मेंटेन। देखो कार्टन, यहाँ पे कार्टन लिखा देख रहे हैं आप। फिर से मैं आपको पढ़ रहा हूं सर, मेरा जो डाउट है वो मैं भी डाउट में पड़ गया अभी आपका क्वेश्चन आने के बाद। देखिए यहाँ पे लेकिन ऐसा लिखा है, वैक्यूम पैक्ड इलेक्ट्रोड may be used directly from carton, मतलब डायरेक्टली आप सीधा उसको काटो, उसके बाद सीधा उसको ओवन में रखने का जरूरत नहीं है। कार्टन का मतलब ये हुआ कि आप वैसे ही कार्टन में जैसे आया है वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन ओनली द वैक्यूम पैक हैज बीन मेंटेन। फिर वैक्यूम पैक जो है वो बराबर चेक करना है कि वैक्यूम पैक था ना, वरना कभी कभी कुछ वॉल पड़ जाता है तो उसमें अंदर एयर घुस जाता है, तो फिर वो पूरा वैक्यूम पैक फेल हो गया, फिर आपको रीड्राइंग करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन फॉर हाइड्रोजन कंट्रोल आर ऑलवेज गिवन इन कार्टन एंड शेल स्ट्रिक्टली अडहेर टू। ओके, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज इनसुफिशिएंट compared with the cost of any repair. Thus, the basic electrode that are left ahead quiver after the day of the shift may be potentially rebacked, but would normally discard, avoid for risk of H2 इंड्यूस्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप अगर बेसिक इलेक्ट्रोड का आप यूज कर रहे हैं और आपको क्वीवर में प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर आप रीबैक करने के बाद उसको, फिर आपको रीबैक करने के बाद फिर उसको डिस्कार्ड करना है। दूसरा बार ऐसा ही होता है तो उसको रिवर्ट करना है, मतलब डिस्कार्ड करना है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द ईच इलेक्ट्रोड इज सिग्निफिकेंटली कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर। दस द बेसिक इलेक्ट्रोड दैट आर लेफ्ट इन हीटर क्वीवर आफ्टर द डे ऑफ द शिफ्ट, मतलब कि आप शिफ्ट में छोड़ के चले गए, आपका वेल्डर वो ओवन के ऐसा ही रख के, और वो हीटिंग नहीं है ओवन, ऐसे ही ओवन में या फिर बाहर अगल बगल में रख के फिर चला गया, फिर वो उसको नॉर्मली रीबैक नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है, रिकमेंडेशन दिया है मे बी, ठीक है, इसके लिए नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको फिर तोड़ डालना चाहिए, क्योंकि H2 इंड्यूस्ड प्रॉब्लम, हाइड्रोजन क्रैक आने का चांस है। ओके,
अभी मैं GMAW का स्टार्ट करेगा, लेकिन मैं आज ही ऐसा सोच रहा था कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए, लेकिन हम थोड़ा डीप डिस्कशन में चले गए, तो इसको हम फिर कल करेंगे, ठीक है। GTAW में क्या कांड होता है, GTAW का हमारा जो टंगस्टन है वो कैसे बनाया जाता है, GTAW का जो हीलियम है क्यों यूज किया जाता है, USA में क्यों हीलियम ज्यादा यूज किया जाता है, हमारा अमेरिका में और रशिया में और हमारा जर्मनी है, वहां पे क्यों हम लोग हीलियम ज्यादा यूज करते हैं, हम एशिया में एशियन कंट्री है वहां पे क्यों हीलियम नहीं यूज करते, वहां पे क्यों आर्गन यूज करते हैं, वो सब चीज का कल हम डिस्कस पूरा डेप्थ में करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद इंसर्ट किसने ऐसा इनोवेशन किया, इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में SFA 5.30 ऐसा करके है, तो वो भी हम कल ऐसा है तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे 5.30 इंसर्ट के बारे में थोड़ा निकाल बात किया है तो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ओके, कंज्यूमेबल इंसर्ट देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन फॉर कंज्यूमेबल इंसर्ट, इंसर्ट के कितने टाइप है, हम कैसे इंसर्ट रखेंगे, कैसे हम वेल्डिंग मारने में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और रिंग अगर इंसर्ट डालना है तो कैसे डालेंगे, ये रिंग इंसर्ट, शॉर्ट रिंग इंसर्ट, तो वो भी कैसे करेंगे, अगर रोड जैसा डालना है या ऐसा झंडू बाम जैसा लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, वो कल हम पूरा डिस्कस करेंगे डेप्थ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी आशा रखता हूं कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और कल हम रेगुलर हमारा सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। सर एक डाउट यस था। सर। हमारे इधर ना जैसे SS316 का वेल्डिंग रॉड यूज करते वक्त वेल्डर ओवन में डालता है, पोर्टेबल ओवन है, तो और जैसे मतलब 2 घंटा हो गया 3 घंटा हो गया तो कंटिन्यू ओवन में ही रखता है, तो इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट वो? मतलब ओवन में रखता है तो अच्छी बात है ना, वो तो वेल एंड गुड। नहीं मतलब जैसे मैक्स 2 आवर बता रहा है वो कोड में, मतलब एक आप जिस कंपनी का बता रहे थे तो उसमें लिखा था कि मैक्स और मिनिमम और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं ऐसा। ओके, मैं आपको सेक्शन 2 से में ये सब चीज दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया ओके आएगा। 5.1 का ही दिखाता हूँ, चलो ना, नहीं 5.2 का दिखाते हैं। हाँ मैक्सिमम 2 आवर्स बैकिंग के लिए बोलता है, वो होल्डिंग के लिए नहीं। वो पैकेट पे जो रिकमेंड ओके, करता अभी है मैं वही मैक्सिमम 2 समझाता आवर्स हूँ, पर मैं समझाता हूँ सर, थोड़ा रुकिए। आपका क्वेश्चन एकदम सही है, कभी कभी ऐसा कांड हो जाता है, मैं आपको वहां पे बोलना भूल गया, एक मिनट लेकिन मैं आपको, यस सर, यस पटेल सर, यस सर, बोल यस रहा सर, हूँ। यस सर। अभी जो हमारा एक साहब ने पूछा है क्वेश्चन, एक्चुअली कोड में भी लिखा होगा, लेकिन हम लोग को जो इलेक्ट्रोड का जो मैन्युफैक्चर रिकॉग्निशन शीट आता है या कोड का इलेक्ट्रोड का बॉक्स के ऊपर भी कहीं पे कभी भी लिखा होगा कि हम लोग को कितना टाइम तक कितना को बैक करने का है, उसके बाद कितने टाइम के बाद इसको होल्डिंग ओवन में डालने का है, और होल्डिंग ओवन से तुम लोग साइड पे उसको यूज़ करने के लिए लेके गया तो वो होल्डिंग ओवन का पोर्टेबल ओवन का टेम्परेचर कितना टाइम तक रखने का है, वो खत्म होने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया जैसे ही उसको रिटर्न करने का है, और उसको वापस रीबैक करके उसको फिर वापस होल्डिंग ओवन में डालने का है। अभी उसमें भी हम लोग को हर कंपनी अलग अलग रहती है, कभी लिंकन रहता है, हिसाब रहता है, अभी इंडिया में तो बहुत सारा कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चर एक रेकॉर्ड में शीट आता है कि हम लोग इतना घंटे के बाद इतना रीबैक करने का है, इसको होल्डिंग में डालने का है, बाद में इसको पोर्टेबल में यूज़ करने का है। और इसके बाद भी एक वैक्यूम बॉक्स आता है, वैक्यूम इलेक्ट्रोड आता है, उसका पैकिंग ऐसा आता है कि उसको बैक करने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको डायरेक्ट हम लोग ओपन करके ये फील्ड में लेके जाके यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको वापस बैक कब करना पड़ता है, एंड ऑफ डे शिफ्ट खत्म हुआ तुम्हारा और वापस दूसरे दिन तुमको यूज़ करने का है, क्योंकि इलेक्ट्रोड कॉस्टली आता है तो उसको हम लोग रीयूज़ करने का है, तो रीयूज़ के लिए हम लोग को बैक करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारा प्रोजेक्ट में ऐसा रहता है कि उसको रीयूज़ नहीं करने का है, लेकिन रीयूज़ कहाँ पे करने का है, स्ट्रक्चर जो वर्क करता है ना वहाँ पे यूज़ कर सकता है। ओके, सही बात है। अभी ये सब चीज हम लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले कोड भी खुद बोल रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन शीट पहले फॉलो करना है। ओके, अभी आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आवर दिया है 260 टू 425, 1 से 2 आवर्स टेम्परेचर, समझो इसमें 3 आवर्स रख दिया तो क्या होगा, ऐसा बोल रहे हैं ना सर? विजय से थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ ओके,
इसका Yes. इसका कांड ये होगा, इसके साथ आपका जो इलेक्ट्रोड है ना, वो उसके ऊपर फ्लक्स है ना, वो पूरा गिर जाएगा। फ्लक्स ऐसा नीचे ऑटोमेटिकली क्रैक होके नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ज्यादा देर तक भी कोड ने बोला है कि 2 आवर्स मैक्सिमम, तो फिर आप 3 आवर्स तक उसको ड्राइंग में नहीं रख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, कोड ने ऐसा बोला है कि भाई आप 1 से 2 आवर्स तक रखते हैं। कभी कभी शिफ्ट का इंजीनियर भूल जाता है। हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका था, हमारे अनुपम MHI नाम सुना होगा आपने, वहां पे हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड, करीबन 500 kg इलेक्ट्रोड को एक फ्रेशर इंजीनियर था, ठीक है, मैं नाम नहीं देगा, लेकिन फ्रेशर इंजीनियर ने क्या किया, रीड्राइंग करने के लिए घुसेड़ दिया। शाम को घुसेड़ दिया, फिर मॉर्निंग में, दूसरे दिन मॉर्निंग में जब वो आया, फिर वो चेक किया, पता चला अरे यार यहाँ पे गलती हो गया, हमसे हो गया। पर जितना भी इलेक्ट्रोड बाहर निकाला ना, पूरा वो फ्लक्स ऊपर से निकल गया है पूरा। मतलब आधा किसी का निकला है, किसी आधा टूटा हुआ है, किसी का आधा क्रैक हो चुका है, वैसा इलेक्ट्रोड। मतलब आपका फ्लक्स है वो हार्डनेस की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। तो आप ऐसा कांड नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपका ये क्वेश्चन के बाद मुझे ये और बोलना भूल गया था, मैं अभी बोल देता हूं। समझो, आपका यहाँ पे 1 से 2 आवर्स तक मैं आपको बात कर लिया कि 3 आवर्स तक किया तो आपका क्या कांड होगा, मैं समझा दिया। लेकिन होल्डिंग ओवन में थोड़ा टेम्परेचर कम है, 330 डिग्री से 140 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जनरली मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन शीट है वो, अदरवाइज आपका प्रोसीजर है वो। कभी कभी क्या होता है, आपने बेकिंग करके, जनरली क्या होता है हमारे साइट में कि बेकिंग जल्दी, बेकिंग का मतलब टाइम ज्यादा है, ठीक है, 1 से 2 आवर्स है, ऊपर से उसका डिग्री टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डर ज्यादा आ जाएगा तो फिर हमको देना मुश्किल पड़ जाएगा, इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रोड को पहले बेकिंग कर देते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोड को बेकिंग करने के बाद फिर उसको होल्डिंग ओवन में पड़ा रहता है, वो स्टोरेज ओवन भी बोलते हैं उसको। स्टोरेज ओवन में ऐसे ही रहता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर क्या होगा, वेल्डर आता जाएगा, उसको देता जाएगा, आता जाएगा, देता जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी बनता है ना कि रीड्राइंग आपने ज्यादा कर दिया, इसके हिसाब से कंजप्शन नहीं हुआ, आपने करीबन 1000 या इलेक्ट्रोड आपने पूरा ड्राइंग कर दिया और स्टोरेज ओवन में घुसा दिया, फिर 1000 में से 2 से 3 वीक चला गया, फिर भी वो साला 1000 में से 100 या 200 या 300 इलेक्ट्रोड ही यूज हुआ, बाकी का 700 का क्या? तो 700 2 से 3 वीक तक ऐसे ही चला तो भी नहीं चलेगा। आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन है वो, अदरवाइज आपका कंपनी का प्रोसीजर में लिखा होगा कि मैक्सिमम टू बी 1 वीक ही आप रिस्टोर रख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कंडीशनिंग आप 1 वीक तक ही आप उसमें रख सकते हैं। ऐसा कभी कभी लोगों का लिखा रहता है, यहाँ पे अगर लिखा है तो मैं बोल दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। 1 वीक ऐसा किधर लिखा है, लेकिन मुझे अभी मिलेगा नहीं है, जस्ट किसी का प्रोसीजर है, कोई कंपनी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा लिखा रहता है कि आप लोग 1 वीक तक ही रखना है आप, उसके बाद में वो पूरा यूज कर डालना। मतलब क्या हुआ, आपको जितना यूज करना है उतना ही आप बेकिंग करो, उतना ही आप स्टोरेज ओवन में डालो। फिर फोकट का ज्यादा फिर करके आप कांड मत करो, जनरेट प्रॉब्लम मत क्रिएट करो इलेक्ट्रोड के साथ, ऐसा मतलब है, ठीक है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन ओके एकदम सर। सही था और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा बात करके, क्योंकि जनरली ये बोलना भूल जाता है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो वो भूल जाता है कि ऐसा होता तो क्या होता है ऐसा। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है, वरना हम सेशन को क्लोज करते हैं। हेलो, ठीक है, तो अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और आशा करता हूँ आप लोगों को। यस जिग्नेश सर। सर ग्रुप में एक जन ने क्वेश्चन पूछा था सर, आपने देखा था? जिसमें वेल्डर क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी 20 mm थिकनेस की। हाँ हाँ। तो सर उसमें एक जन बोल रहा था कि उसमें WPS वाला फॉलो नहीं होगा। मतलब जो हमारा 19 to 38 mm वाला है ना, जिसमें हम मैक्सिमम 2T और मिनिमम 5 mm जो है वो हम नहीं लेंगे। उसमें बोल रहा है अनलिमिटेड थिकनेस तक मार सकता है। वेल्डर का क्वालिफिकेशन सर और हमारा WPS का क्वालिफिकेशन, मतलब PQR का क्वालिफिकेशन, वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों का कुछ भी मेल नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो गलत है। वेल्डर क्वालिफिकेशन का रेंज भी अलग चीज है और WPS का क्वालिफिकेशन का रेंज भी चीज अलग है।
समझ रहे हैं ना सर? वेल्डर 20 में क्वालिफाई है सर, तो फिर वो कितने mm तक मार सकता है? क्या हुआ सर? सर वेल्डर 20 mm में क्वालिफाई है, तो वो कितने mm तक मार देखो सकता है? वेल्डर कभी 20 में क्वालिफाई नहीं हो, ऐसा आप मत बोलिए, क्योंकि वेल्डर का डिपोजिशन क्वालिफिकेशन हो सकता है। वेल्डर के लिए थिकनेस जो है वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। वेल्डर का थिकनेस, हाँ वेल्डर का जो डिपोजिशन है, डिपोजिशन थिकनेस वो एसेंशियल वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप वेल्डर बेस मेटल थिकनेस की बात करेंगे तो वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल। मैं थोड़ा दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, आर्टिकल 3 वेल्डिंग वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको जस्ट GTAW का ही दिखा देता हूं कि GTAW का कैपिटल किधर है, देख रहे हैं आप? एसेंशियल वेरिएबल ये सब चीज दिया है, इसमें कैपिटल T मतलब बेस मेटल थिकनेस, दिस इज द नॉन एसेंशियल वेरिएबल फॉर वेल्डर। लेकिन अगर WPS का कैपिटल T जो है वो एसेंशियल वेरिएबल है, तो WPS का थिकनेस आप 451 टेबल जो है उसका, इसका लिमिट वाला जो टेबल है वो टेबल आप इसमें फॉलो नहीं कर सकते वेल्डर के लिए। वेल्डर का लिमिट भी अलग है। और इसके लिए मैं आपको, ऐसा है तो मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको वीडियो शेयर करेगा आपके साथ कि वेल्डर का क्वालिफिकेशन कैसा होता है और हमारा WPS का क्वालिफिकेशन कैसा होता है, उसका मैं दोनों का डिफरेंट भी समझाएगा। और दोनों का देखो, दोनों का डिफरेंट एक साथ आप समझेंगे तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो अलग अलग समझिए। वेल्डर का क्वालिफिकेशन चीज अलग है। ठीक है सर? जिग्नेश सर। हेलो। हाँ ओके सर, समझ। ओके, इसमें देखिए कैपिटल T किधर भी नहीं है, आप देखिए। पाइप डाया is essential variable, change in P number essential variable, filler addition and dilution essential variable, F number essential variable, insert essential variable, और change in filler metal product form essential variable, thickness small t weld deposition वो essential variable, position इसका essential variable। लेकिन अगर आप पोजीशन भले ही यहाँ पे essential variable है, लेकिन अगर आप WPS की बात करेंगे तो WPS के लिए पोजीशन इज नॉन essential variable। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको कभी WPS का उसी का दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अरे 3 क्यों निकाला, 2 निकालना है ना, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में चलो यहाँ से निकालते हैं। देखो यही GTAW का ही मैं समझाता हूँ, उसी में भी GTAW का दिखाया था तो यहाँ पे भी वही दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे GTAW का लिमिट क्वालिफिकेशन कैपिटल T देख रहे हैं आप, वो एसेंशियल वेरिएबल है। तो दोनों चीज अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए। मिक्स करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे आपके क्वेश्चन से। ओके सर, और किसी को कोई डाउट है? सर हेलो यस सर। सर। सर जैसे इलेक्ट्रोड होता है 6010 601 8013 7018, तो इसमें सर हाई हाइड्रोजन कौन सा है, कैसे पता करेंगे सबसे हाई हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड में? ओके, हमारा सेल्यूलोज है वो हाई हाइड्रोजन है। सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड जिसके पीछे 0 आता है 1 आता है वो हाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिसके पीछे 2 3 4 आता है वो रूटाइल इलेक्ट्रोड है, उसमें थोड़ा उससे कम है। और हमारा लो हाइड्रोजन मतलब बहुत कम 15 ml, उसका भी एक लिमिट दिया है। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूँ तो उसमें 50% से भी ज्यादा हाइड्रोजन होता है। अगर रूटाइल की मैं बात करूँ तो उसमें 30% से ज्यादा हाइड्रोजन होता है। लेकिन अगर मैं बेसिक का बात करूँ तो उसमें 15 ml 15 से भी 15% से कम हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मतलब ये सब चीज 100 ग्राम में मेजर होता है, 100 ग्राम पर ml में। ठीक है, तो रूटाइल सॉरी सबसे पहले सेल्यूलोज सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, रूटाइल लो थोड़ा उससे थोड़ा कम, और बेसिक उसमें और कम। ऐसा आप याद रखिए तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत आप करेंगे कि इलेक्ट्रोड का, कार्बन स्टील का मटेरियल, हाँ हेलो सर। हाँ सर। सर कार्बन स्टील का मटेरियल था, उसमें वेल्डिंग हो रहा था पहले 7018 का, अभी 7018 डैश या ए करके कोई इलेक्ट्रोड आया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर?
मैं सर आपको डिफरेंट पर्सनली ये सब चीज समझाया था, लेकिन वापस आपको समझा देता हूँ। 7018 जो है वो हमारा कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है, और 7018-1 है वो भी कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है, लेकिन दोनों का जो फ्लक्स ऊपर रहता है उसमें मैंगनीज परसेंटेज ज्यादा, एक में मैंगनीज परसेंट 1 से 2% ज्यादा रहता है, निकल परसेंट ज्यादा रहता है। 7018-1 कहाँ पे हम यूज करेंगे? जहां पे हमको इम्पैक्ट प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए, वहां पे मैंगनीज ज्यादा डिफ्यूज होगा। मैंगनीज का प्रॉपर्टी ऐसा है कि टफनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, तो टफनेस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग 7018 यूज करते हैं, 8-1 यूज करते हैं। ओके, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो आप एक वेल्ड मेटल लीजिए एग्जांपल के तौर पे। सर थोड़ा म्यूट कर दीजिए विजय सर प्लीज। ओके, आप दो जॉइंट लीजिए, एक जॉइंट 10 mm थिकनेस का, दूसरा भी एक जॉइंट 10 mm थिकनेस का, दोनों प्लेट का सेम थिकनेस, सेम मटेरियल, सब चीज लीजिए। एक में 7018-1 मारिए, एक में 7018 मारिए, तो दोनों का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी 50 पर करवाइए या फिर 45 पे करवाइए, तो एक जॉइंट टूट जाएगा, एक जॉइंट नहीं टूटेगा। 7018-1 जो इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग मारा है वो जॉइंट आपका नहीं टूटेगा, लेकिन दूसरा 7018-18 वाला जो था 7018, उसका जनरली वो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब आपका सिंपल ये है कि एक इलेक्ट्रोड लो टेम्परेचर जहां पे काम होता है वैसे वेल्डिंग प्रॉपर्टी है, वहां पे हमको 7018-1 मारना है। एक में जहां पे माइनस टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाता है वैसे वेल्डिंग मारना है, तो वहां पे 7018 यूज कर सकते हैं। दोनों का टेम्परेचर भी अभी मैं बोल देता हूं। 7018-1 जो है उसका ए नंबर भी दोनों का अलग अलग है। सॉरी नॉट ए नंबर, हाँ अगर डिल्यूशन होता है तो दोनों का ए नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, 7018 लो टेम्परेचर के एलिमेंट, लो कार्बन स्टील जो है LTCS, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 7018 जो है वो लो हमारा LTCS में यूज नहीं कर सकते हैं। 7018 है वो -49 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, वहां तक भी हम वो उसको वैसा जॉइंट भी वेल्डिंग मार सकते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ऐसा है। और 7018 है उसका -29 तक ही हम वेल्डिंग मार सकते हैं। फिर आप 30 डिग्री -30 डिग्री हो गया तो घंटे भाई भी वो इलेक्ट्रोड नहीं चलेगा, वो वेल्डिंग फट जाएगा आपका। लो टेम्परेचर में जैसे ही आपका प्रोसेस जाएगा तो वो जॉइंट फट जाएगा। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि और डेप्थ में समझाऊं सर? यस सर, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम सर। दोनों बेसिक इलेक्ट्रोड है ना? दोनों बेसिक है, ऊपर फ्लक्स सेम है तो दोनों बेसिक ही है। अगर मैं ऐसा बात करूं कि ये जो हमारा स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड है E316L, तो वो भी बेसिक है। E310 तो वो भी बेसिक है। E7018 तो वो भी बेसिक है। E8018 तो वो भी बेसिक है। बेसिक मतलब हमारा जो ऊपर का फ्लक्स का कैसा सेटिंग किया है वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ऊपर सेल्यूलोज का सेटिंग ज्यादा है तो वो सेल्यूलोज है, वो बेसिक नहीं बोल सकते, वो हाई हाइड्रोजन बोलते हैं, ऐसा। ओके, और किसी को कोई डाउट है? वरना हम सेशन को क्लोज करते हैं। यस विजय सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ सर। लास्ट अमाउंट ऑफ H2 इन व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस? क्या बोल रहे हैं सर? लास्ट अमाउंट ऑफ H2 इन व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब अगर ऐसा रहेगा तो कौन सा वेल्डिंग सुटेबल रहेगा? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, फिर क्वेश्चन में अगर समझेगा प्रॉपर तरीके से तो मैं श्योर आपको समझा सकता हूँ सर। जो लिस्ट अमाउंट है अगर उसमें हाइड्रोजन है H2 रहेगा तो उसमें कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस ज्यादा करेंगे? नहीं सर, एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं, शेयर में जाके वो क्वेश्चन को, वरना मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं मैसेज कर सकता हूँ। विशाल भाई वो क्या बोल रहा है, तो लो हाइड्रोजन प्रोसेस कौन सा है? तो ठीक है, हाँ टीक वेल्डिंग लो हाइड्रोजन है। पूछ रहा है, हाँ, टीक वेल्डिंग क्यों है? यस सर, अभी हाँ मैं अभी क्वेश्चन हम समझा, विच प्रोसेस या विच लिस्ट ऑफ प्रोसेस इज लो हाइड्रोजन प्रोसेस, ऐसा आप बोल रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्यों है वो मैं समझाता हूँ। टीक वेल्डिंग में क्या होता है,
हमारा ऊपर फ्लक्स नहीं है, आपका फिलर जो है एकदम नंगा फिलर है, देख रहे हैं ऊपर के कोई फ्लक्स नहीं चढ़ाया। 7018 में तो हम ऊपर से फ्लक्स चढ़ाते हैं, तो फ्लक्स चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर हाइड्रोजन बैठ जाएगा, उसको तो वही काम है हाइड्रोजन का साला। तो लेकिन हमारा जो फिलर है उसके ऊपर हाइड्रोजन कहाँ बैठेगा, बैठेगा ही नहीं, उसमें तो पॉसिबल नहीं है, उसको तो हाइड्रोजन वहां पे मिलेगा नहीं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वहां से मिलेगा नहीं, इसके लिए सॉलिड वायर के ऊपर नहीं बैठ पाएगा। दूसरी बात, तो चलो हमारा फिलर सेफ हो गया H2 से, हाइड्रोजन से फिलर सेफ हो गया। अभी वेल्डिंग की मैं बात करूं तो वेल्डिंग है वो GTAW एकदम स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस में कांड क्या होगा, आप वेल्डिंग जैसे ही मारते जाएंगे उसके आगे आगे ऑटोमेटिकली हीट होता जाएगा, तो आगे अगर आपकी सरफेस के ऊपर भी हाइड्रोजन बैठा है तो वो भाग जाएगा। लेकिन SMAW में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलूं कि एक जगह पे आप 300 mm का एक प्लेट लीजिए और दूसरा भी एक जगह पे 300 mm का प्लेट लीजिए, दो वेल्डर बिठाइए, एक वेल्डर टिक वेल्डिंग मारने के लिए, एक वेल्डर आर्क वेल्डिंग मारने के लिए। आर्क वेल्डिंग स्टार्ट करिए, टिक वेल्डिंग भी स्टार्ट करिए, और आप टिक वेल्डिंग जहां पे है उससे 200 mm दूर हाथ रखिए, और आर्क वेल्डिंग मार रहा है उसके 200 mm दूर हाथ रखिए। थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद या फिर 3 मिनट 4 मिनट के बाद, तो आपको टिक वेल्डिंग का प्रोसेस में आपको हाथ जहां पे 200 mm दूर रखा वो थोड़ा गरम गरम होता मटेरियल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आगे आगे गर्मी ट्रांसफर करेगा, आगे आगे हीट ट्रांसफर करेगा, तो हीट ट्रांसफर करने से आगे अगर हाइड्रोजन बैठा है तो वो निकल जाएगा। लेकिन आर्क प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। आर्क प्रोसेस में आप वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक टाइम पे आप चेक करेंगे 200 mm दूर, वहां पे हाथ रखेंगे तो आपको इतना अभी गर्म नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद वेल्डिंग नजदीक आएगा तो फिर गर्म लगना स्टार्ट होगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी ट्रांसफर नहीं करेगा हीट। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है वो एकदम जल्दी से ट्रांसफर नहीं करेगा। GTAW प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे वेल्डर अपने मन के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा, आगे से हाइड्रोजन उड़ता रहेगा। और आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। तो उसी की वजह से GTAW प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर हाइड्रोजन रिमूविंग के लिए, हाइड्रोजन के लिए।